अपना अगला टॉपिक आता है खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। तो आप नोट भी कर सकते हो, जिन्हें पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिट्टी में मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए ही किसान खाद का उपयोग करता है। तो वह प्रक्रम जिसमें पोषक तत्वों की क्षति को पूरा करने के लिए किसान उर्वरकों या खाद का यूज करता है उसे खाद देना कहते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों या जंतुओं से प्राप्त होता है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक खड्डे में डालते हैं तथा अपघटन होने के बाद खुले में छोड़ देते हैं। तो आपने देखा होगा, जो किसान होते हैं अपने पालतू जानवरों का जो गोबर होता है उसे एक खड्डे में डालते हैं तथा उससे क्या बनाते हैं, खाद बनाते हैं। आपने कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ा होगा। तो मैंने पहले बताया है कि केंचुआ किसान का मित्र होता है। किसान का क्या होता है, मित्र होता है। तो केंचुए द्वारा वर्मी कंपोस्ट खाद प्राप्त की जाती है। वर्मी कंपोस्ट खाद किसान द्वारा मतलब केंचुए द्वारा किसान को प्राप्त होती है। बात करते हैं आगे। एक क्रियाकलाप है, मूंग एवं चने के अपन क्या लेते हैं, बीज लेते हैं, उन्हें अंकुरित करते हैं तथा इनमें एक ही आकार वाले 3 नवोदित छांट लेते हैं। तीनों को 3 अलग अलग गिलासों में डालते हैं। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेते हैं और थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाते हैं। गिलास बी में एक मिट्टी लेते हैं, उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाते हैं। गिलास सी में कुछ मिट्टी लेते हैं और बिना कुछ मिलाए उसमें डाल देते हैं और तीनों में समान मात्रा में अपन पानी मिलाते हैं और पानी देते रहते हैं और इनकी वृद्धि को नोट करते हैं। तो हम देखते हैं कि तीनों गिलासों की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, आप देखोगे कि किस गिलास में पौधों की वृद्धि अच्छे से होगी, किस गिलास से पौधों की वृद्धि सबसे अधिक होगी। तो जहाँ पर रासायनिक उर्वरक है, विशेष पोषक तत्व समृद्ध है, वहाँ सबसे अच्छी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, जैसा आपने बी में देखा है। तो क्योंकि वहाँ पर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके आदि का उपयोग किया जाता है, इसलिए किसान अपनी वृद्धि को बढ़ाने के लिए गेहूँ, धान, मक्का जैसी फसलों में यूरिया, पोटास, सुपर फास्फेट जैसी खादों एवं उर्वरकों का उपयोग करता है। जिस सी के अंदर आपने देखा, गिलास सी के अंदर उसने केवल मतलब कोई भी खाद का उपयोग नहीं किया, तो सी के अंदर सबसे कम वृद्धि आपको प्राप्त हुई। खाद के उपयोग में मिट्टी से गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति होती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का नया तरीका है फसल चक्रण। मतलब एक ही फसल को बार बार एकांतर क्रम में उगाना फसल चक्रण कहलाता है। एक ही फसल को बार बार एकांतर क्रम में उगाना फसल चक्रण कहता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलदार चारा, एक ऋतु में गेहूँ तथा दूसरी ऋतु में नाइट्रोजन का पुनः चक्रण होता है। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है। आपने पिछली कक्षाओं में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये फलीदार पौधों में पाया जाता है। ये क्या करता है, पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन छोड़ता है, जिससे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का ज़मीन में स्तरीकरण हो जाता है और अगली पैदावार में बहुत ही बढ़िया क्या मिलता है, रिजल्ट आता है। जैसे आप अगर गंवार जैसी फलीदार फसल है तो गंवार वगैरह अगर आप उगाते हो और उसके पश्चात गेहूँ वगैरह की फसल करते हैं तो फलीदार फसलों से क्या होता है, नाइट्रोजन प्राप्त होता है और नाइट्रोजन के द्वारा जो अगली फसल है वो बहुत ही अच्छी तैयार होकर अपने सामने रिजल्ट के रूप में आती है।
अब बात करते हैं खाद और उर्वरक में अंतर। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे नोट कर सकते हो और अच्छे से याद करना है। उर्वरक और खाद में क्या अंतर है? देखो, उर्वरक क्या होता है? मानव के द्वारा निर्माण किया जाता है। और खाद क्या होती है? एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं उर्वरक फैक्ट्रियों में प्राप्त होता है और खाद अपने खेतों में ही तैयार की जाती है। उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होती है, मतलब गर्मी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन खाद से मिट्टी को हुमस प्रचुर मात्रा में क्या होती है? प्राप्त होती है। उर्वरकों में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं पोटेशियम प्राप्त होते हैं, लेकिन खाद में प्राप्त होते हैं, लेकिन उर्वरकों की तुलना में खाद में पोषक तत्व कम प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं खाद के लाभ की। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं समृद्ध हो जाती है और मित्र जीवाणुओं की संख्या में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। मित्र जीवाणुओं के बारे में मैंने बताया था, किसान मित्र क्या है? केंचुआ। इससे जैविक खाद से मिट्टी का गठन क्या होता है? सुधार होता है। खादों के बारे में पढ़ लिया आपने। बात करते हैं अगले चरण की, सिंचाई की। अब जब अपन ने पौधे लगाए हैं तो नियमित रूप से समय समय पर उनकी सिंचाई करना, मतलब पानी देना भी क्या होता है? आवश्यक होता है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को क्या होती है? जल की आवश्यकता होती है और पौधों में वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष क्या है? महत्व है। पौधों में लगभग 90% क्या होता है? जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं किया जा सकता है। निश्चित अंतराल पर जल में सिंचाई देना, मतलब खेत में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में क्या होती है? भिन्न होती है। गर्मियों में पानी ज़्यादा देना पड़ता है सर्दियों के मुकाबले, तथा वर्षा ऋतु में पानी देते समय अधिक सतर्कता रख। पेड़ पौधे थे वो क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं ज़्यादा पानी देने पर या कम पानी देने पर। सिंचाई के पारंपरिक तरीके। कुओं, झीलों तथा नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेती तक पहुंचाने के विभिन्न तरीके हैं। अपन सिंचाई के लिए 3 चीज़ों का मुख्य रूप से यूज लेते हैं: कुएं, झील और नहरें। मवेशी तथा मजदूर विभिन्न विधियों का उपयोग करते हैं, परंतु कम दक्ष किसकी आवश्यकता पड़ती है? गिरनी की, चेन पंप की, डेकली की और उत्तोलक की। जैसा आपको चित्र में दर्शाया गया है, हमें एक रस्सी की आवश्यकता पड़ रही है, एक उत्तोलक की आवश्यकता पड़ रही है और एक चेन पंप की और एक मोट किसको बोलते हैं? घिरनी को बोलते हैं। तो इनकी आवश्यकता पड़ती है। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतया पंप का उपयोग भी किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस या विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। आधुनिक विधियों में सबसे मुख्य है, जो अभी सबसे ज़्यादा प्रचलन में चल रहा है, छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल की मात्रा में कम मात्रा में उपलब्ध होता है। इसमें नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले तेज नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइपों से जुड़े होते हैं। पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है और वह घूमते हुए नोजल से बाहर आ जाता है। फव्वारा सिस्टम बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स। दूसरी बात करते हैं ड्रिप तंत्र की। ड्रिप आजकल क्या हो गया, अब जैसे जैसे पानी की कमी आ रही है तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिप सिस्टम का उपयोग करने लग गया। इस विधि में क्या करते हैं? जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। इसे क्या कहते हैं? ड्रिप तंत्र कहते हैं। वह विधि जिसमें जल बूंद बूंद करके सिंचाई के रूप में उपयोग में लिया जाता है उसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने में यह सर्वोत्तम क्या है? तरीका है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है, अतः जल की कमी वाले क्षेत्रों में यह एक वरदान साबित हुआ है। बात करते हैं स्टूडेंट खरपतवार से सुरक्षा। सबसे पहले बात करते हैं सर ये खरपतवार होती क्या है? तो खेत में क्या करते हैं अपन, जिस पौधे को उगाते हैं उसके अलावा भी अन्य पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं।
उन अवांछित पौधों को ही क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। उन अवांछित पौधों को ही खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की जो प्रक्रिया करते हैं इसे निराई कहते हैं। क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक एवं अन्य स्पर्धाओं में फसल की वृद्धि के प्रभाव डालते हैं और कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा उत्पन्न करते हैं जो मनुष्य तथा अन्य पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। इसलिए क्या की जाती है? खरपतवार से सुरक्षा की जाती है। जैसा कि हमने पहले बताया कि खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने से पहले ही खरपतवारनाशी का क्या किया जाता है? कई जगह छिड़काव किया जाता है जिससे किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अतः उन्हें इन रसायनों का उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय मुंह और नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। हम रसायनों का उपयोग भी खरपतवारनाशी के लिए किया जाता है, तो रसायनों के उपयोग में भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D खेतों में क्या किया जाता है? इनका छिड़काव किया जाता है। अगला प्रोसेस आता है अपना कटाई का। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण क्या है? कार्य है। फसल पक जाती है तो उससे काटना क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या पौधों को खींचकर उखाड़ देते हैं अथवा उसे धरातल के पास काट लेते हैं। यह अनाज फसल को पकाने के लगभग 3-4 महीने का क्या होता है? समय होता है। 3-4 महीने का क्या होता है? समय होता है। हमारे देशों में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा मशीन का उपयोग करके हार्वेस्टर करते हैं। काटी गई फसल में बीज और दानों को भूसे से अलग करते हैं। इसे थ्रेशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्वेस्टर तो किसे कहते हैं? मशीन का उपयोग करके फसलों को काटना क्या कहलाता है? हार्वेस्टर कहलाता है। और कटाई करने के पश्चात बीजों को और दानों को अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिस कहलाता है। थ्रेसिस कहलाता है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं, मतलब फटक कर अलग करते हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर जो किसान होते हैं वो कॉम्बाइन का उपयोग करते हैं। कॉम्बाइन का उपयोग करते हैं कटाई के लिए। इसके बाद में आता है अपना एक विशेष कटाई पर्व। 3-4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल के हृदय में उल्लास और अच्छे समय का भाव संचारित करती है। वह समय थोड़ा आराम करने वाला और खुशी मनाने का होता है क्योंकि इस ऋतु में का प्रयत्न का फल अपने को प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं 1.9 भंडारण की। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब भंडारण अपन ने क्या कर लिया? पहले अपन ने फसल को बो दिया, समय पर सिंचाई कर दी, उसके खरपतवारनाशी से मतलब उसकी निराई भी कर दी, सिंचाई कर दी और फसल पककर तैयार हो गई तो उसकी कटाई भी कर दी। अब बात करते हैं उसके भंडारण की। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उसमें क्या नमी आ जाती है। कीट एवं सूक्ष्म जीवों चूहों से क्या करना पड़ता है? उनको सुरक्षित भी रखना पड़ता है। अतः फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया जाए तो वह खराब हो जाती है और किसी काम की नहीं रहती है। अतः भंडारण से पहले बीज के दानों को धूप में सुखाते हैं जिससे उनकी नमी में क्या जाती है? कमी आ जाती है। साथ ही किसान फसल का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्रों में करता है। बीजों का भंडारण बड़े पैमाने पर भंडार गृहों में किया जाता है। भंडार गृहों में अनाज को सुरक्षित रखने के लिए पीड़क क्या होती है? दवाई होते हैं। आप देखते होंगे घरों में गेहूं वगैरह को बचाने के लिए उसमें कपूर, नीम के पत्ते आदि डाल देते हैं जिनसे जीवों से उनकी रक्षा होती है, रासायनिक उपचार भी किया जाता है। अब बात करते हैं जंतुओं का भोजन। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि दूध के स्रोत क्या है? गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी आदि का अपन क्या पीते हैं? दूध पीते हैं। तो उनको चारा खिलाना क्या कहलाता है? जंतु का भोजन कहलाता है। आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने पर भारत में बहुत सारे पालतू पशु पाले जाते हैं और उनको उचित मात्रा में भोजन, आवास और देखभाल की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
पशुपालन कहते हैं। पशुपालन से हमें बहुत ही बढ़िया लाभ होते हैं। दूध प्राप्त होता है, घी प्राप्त होता है, दही प्राप्त होता है। इसके अलावा कई मांसाहारी लोगों को मांस भी इससे प्राप्त होता है। ओके स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर ये ख़त्म हो जाता है। अब इसमें आपने क्या सीखा इस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। सारांश, पाठ का सारांश देख लीजिए आप एक बार। अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। कृषि पद्धतियाँ बहुत सारी है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। भारत में ऋतुओं के आधार पर फसलों को दो भागों में बांटते हैं, रबी की फसल और खरीफ की फसल। नेक्स्ट आता है जुताई करके मिट्टी तैयार करना, उसे समतल करना। इस कार्य के लिए हल और पाटल का उपयोग किया जाता है। जुताई करने के पश्चात हम क्या करते हैं? बीज बोते हैं। तो बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक होता है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की क्या होती है? आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरकों में उपयोग किया जाता है। फसल की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों की उपयोग में क्या होती है? वृद्धि होती है। मतलब अपने को अगर ज़्यादा पैमाने पर फसल में वृद्धि करनी है तो रासायनिक खादों तथा उर्वरकों का उपयोग अपन करते हैं। उचित समय एवं सरल समय अंतराल में फसल को जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। मतलब समय अंतराल में बारंबारता के साथ फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। निराई में अपन क्या करते हैं? अवांछित और बिना उगाए पौधों को हटाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ क्या होता है? पकी हुई फसल को हटाना, पकी हुई फसल को काटना या हटाना। दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेशिंग कहलाता है। नोट कर लीजिएगा, दानों को भूसे, भूसे किसको बोलते हैं? चारा को बोलते हैं। भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक होता है। साथ में पशुपालन भी करते हैं, तो पशुओं को पालकर खाद्य पदार्थ प्राप्त करना